अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने वाले हैं जो बचपन में ही माँ बन गई, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। तो 12 साल की उम्र में वो माँ कैसे बन गई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किसी गाँव में जुबेदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबेदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम नीशा और छोटी बच्ची का नाम आलिया था। जुबेदा के शोहर का बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन जुबेदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी जुबेदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने जुबेदा से बात की कि बेटी जुबेदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी अब बाकी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। जुबेदा ने अपनी दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शोहर के घर वापस आ गई। जुबेदा अपने शोहर की आखिरी संभाली हुई कमाई आखिर कितने दिन तक खाती। तो जुबेदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबेदा के दूसरे शोहर का नाम अकरम था। अकरम जुबेदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबेदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो जुबेदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान जुबेदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान उसके बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा अगर जरा सा भी रोता था तो वो जुबेदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसीलिए जुबेदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता था। नीशा और आलिया जब भी अपनी अम्मी को काम के लिए कहती तो जुबेदा नीशा से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम अपना काम खुद किया करो। साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। नीशा अपने ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी और आलिया को भी कपड़े वगैरह पहना देती थी। नीशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और नीशा जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी शादी हो गई थी। नीशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबेदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार नीशा के अब्बू अकरम ये चाहते थे कि नीशा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब नीशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबेदा ने अकरम से नीशा की बात की कि नीशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबेदा से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो एमए करके शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन नीशा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबेदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम नीशा को लेकर अपने भाई के घर पहुंचा और अपने भतीजे से बोला कि बेटा समीर, ये बेटी नीशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यही रहेगी। तो समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह नीशा पास हो जाएगी। नीशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे समीर के घर में आते थे यानी पढ़ाई के लिए आते थे तो नीशा उदास होकर बैठ जाती थी। वो रोज अपनी अम्मी से बात करती थी और अपनी अम्मी से कहती कि अम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाए। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुमने घर ही आना है। नीशा को समीर के घर रहने का फ़ायदा ये था कि वो जब भी चाहती थी तो वो अपने पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। नीशा को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था तो वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर ये सवाल मुझे समझा दो। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। नीशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर नीशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब नीशा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने नीशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और नीशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नीशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हूँ। जुबेदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर नीशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। नीशा एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर नीशा ने अपनी अम्मी से कहा
कि अम्मी अब्बू से कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा है। निशा जब भी अपने अम्मी से बात करती तो वो खुलकर बात नहीं कर सकती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि निशा को ले आओ, वो उदास हो गई है। अकरम ने कहा आज फैक्ट्री से वापस जब आऊंगा तो निशा को साथ ले आऊंगा। रात के वक्त निशा के अब्बू अकरम अभी सोच ही रहे थे कि निशा को लेकर आना है, लेकिन अचानक से 1000 बैग का ऑर्डर मिल गया और सब काम करने वाले जा चुके थे। सिर्फ 2 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, लिहाजा अकरम उन्हीं के साथ लग गया और काम कराने लगा। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता ना चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा कि निशा आज तुमने कुछ पढ़ना नहीं था क्या? और निशा ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने लगी तो समीर ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती रहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे बुला लो। तो अकरम की इस बात पर समीर बोला कि हाँ चाचा जान, आप सच कह रहे हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक भी कोई सौतीली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले तो वो रोज 3-4 दिन तक मुझे छेड़ता था और जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने सारी बातें अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे को फोन करके कहा कि समीर, ये तुमने क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की है और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ पर मुंह काला करके आई है और उसका इल्जाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने उसकी ये बातें सुनी तो जुबैदा से कहने लगा कि करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की थी। उसके साथ जो सुलूक जो समीर ने किया था उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो उसे अस्पताल लेकर गई। वहां जाकर निशा और उसकी माँ को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। तो निशा की माँ परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को समीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि मैं समीर को अब नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को बताया तो मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा, ऐसा अकरम ने कहा। और अकरम कहने लगा कि जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा कि अब ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती। तो जुबैदा और निशा रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। अब वो उस हालत में नहीं है कि मैं अब उसको छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। तो अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम यही चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे, कहेंगे कि सौतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है
कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की ही भलाई है। फिर अकरम निशा को लेकर अपने खाला के घर गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं कि उस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं, ले जाओ इसे यहाँ से। और वो कहने लगी कि अरे भाई, जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, तुम तो फिर भी इसके बाप हो, जब तुम बाप होकर उसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं। अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबेदा से बोला, इसका बच्चा जाया करवा दो। तो जुबेदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि अगर बच्चा जाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबेदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन जुबेदा निशा को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब जुबेदा समीर के घर जाती है तो वो अपनी चाची जुबेदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबेदा उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो। तो जुबेदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबेदा निशा को लेकर घर पर आ गई। जुबेदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबेदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जहाँ समीर अपनी चाची जुबेदा के घर आता है तो जुबेदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबेदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबेदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ नहीं पता था। पहले तो समीर मना करता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ में ज्यादती की है, बोलो तुम क्या करोगी मेरा। मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। जाओ बताओ सबको मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबेदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबेदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबेदा अपनी बेटी को लेकर अपने बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबेदा की बहन को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो जुबेदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद जुबेदा को पुलिस समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबेदा से मिलने थाने जाता है। जब जुबेदा से मिलता है तो उससे कहता है कि जुबेदा, ये सब तुमने क्या कर दिया। तो जुबेदा ने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग थी वो अकरम को सुना दी। तो अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही उसका कुछ कर डालता। तो जुबेदा कहती है कि मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया, मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबेदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबेदा को 10 साल की सजा हो गई और इधर जुबेदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए निशा की खाला ने निशा की शादी अपने सगे बेटे से करा दी और निशा आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, जो समीर के साथ हुआ क्या वो इसी का हकदार था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।